हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो क्लास है वो हम लोगों का बेस्ड है कुछ प्रॉब्लम्स पे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जैसो कि आज और क्लियर करेंगे। तो जहाँ तक आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो लास्ट में मैंने आपको यही बताया है कि जैसे मान लो कि अगर आपके पास सोडियम है, क्या है बताओ, अगर आपके पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपको क्या करना है, जो इसका एटॉमिक मास होता है उसमें ग्राम लगा देने हैं। यानी 23 ग्राम जो होगा यही सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। और ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं, जब हम ये फाइंड आउट कर रहे थे तो वो एवोगाड्रो नंबर आ रहा था, बार बार ये नंबर फिक्स आ रहा था 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी संख्या में आ रहा था। और यही चीज सबके साथ हो रहा था। जैसे अगर आयरन है तो आयरन का मास हम लोग इतना लें, यानी इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर अगर हम आयरन को लें, यानी अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम होता है, तो इतना अगर आप आयरन ले लो तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिलेंगे। ये नंबर बार बार फिक्स आ रहा था और इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर और दिखाते हैं Na से। ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा। तो लास्ट क्लास में यही तक बात हुई थी और ये हमने क्वेश्चंस भी किए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही जो है सो कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को जो है सो कि इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका आणविक द्रव्यमान बताओ, बोले तो मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो क्या बोलोगे आप? तो ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 हाइड्रोजन का 2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब मैं ऐसे पूछूं आपको कि H2O के एक अणु का द्रव्यमान, ऐसे बोलूं, यहाँ यूनिट मत लगाना। जब मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो यूनिट मत लगाना। जैसे मैंने मना किया था कि एटॉमिक मास लिखते टाइम जैसो कि हम लोग यूनिट नहीं लगाते हैं। एक एटम का मास जब पूछा जाता है तो उसके साथ यूनिट लिखते हैं। तो वैसे ही जो है सो कि मॉलिक्यूलर मास जब पूछा जाए तो उसके साथ कोई मात्रक नहीं लगाने हैं। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो उसके साथ आप मात्रक लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर H2O के एक अणु का द्रव्यमान अगर निकाला जाए, एक मॉलिक्यूल का मास निकाला जाए, तो 2 हाइड्रोजन का 2U हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 AMU या 16 यूनिट हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो अब आप यहाँ पे AMU का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है H2O के एक अणु का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो यहाँ पर 18 AMU, या इसी को आप लिख सकते हैं 18U। क्या लिख सकते हैं? 18U लिख सकते हैं। ऐसा क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक मॉलिक्यूल लेता हूँ और मैं आपसे पूछूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो आई होप आप सब ये पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे आप फाइंड आउट करते हो। इसमें जो एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो सबका एटॉमिक मास आपको याद होगा। उन सबको लेकर के आप ऐड कर दो, उन सबको लेकर के जोड़ दो आप। तो कार्बन का होता है 12, तो 12 ले लो। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 दूना 32 और 12 कितने हो जाएंगे? 44। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है तो यूनिट नहीं लगाना है, लेकिन यही हम लोगों को कहा जाए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? तो 44 के साथ AMU लगा सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 44U लिख सकते हैं, 44 यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। ऐसे ही आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले जा रहे हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो यहाँ पे था भी, ग्राम मॉलिक्यूलर
मास। तो मैं इसी एग्जांपल से समझाना चाहूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो आणविक द्रव्यमान होता है, वैसे उसमें आप ग्राम लगा दो तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। जैसे आप एटॉमिक मास में ग्राम लगा के ग्राम एटॉमिक मास आपने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे ही आप क्या कर दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दो, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो अभी अभी आपने देखा था कि जो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप देखो तो पिछले पन्ने पे हमने 18 निकाला है यहाँ पे। अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जाए, यानी H2O का ग्राम अणु द्रव्यमान यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आपको चाहिए, तो क्या कर दोगे, 18 यहाँ पे आप ग्राम लगा दो। ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणु द्रव्यमान, तो आप क्या करोगे, 44 ग्राम आप कर दो। जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें आप ग्राम लगा दो, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें ग्राम लगा दो, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अब फिर से हम लोग यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के यानी CO2 के ग्राम अणु द्रव्यमान में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आप पहले क्या करते थे। तो CO2 के ग्राम अणु द्रव्यमान का क्या मतलब है, तो CO2 के ग्राम अणु द्रव्यमान का मतलब है कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें ग्राम लगाओ उतना। तो इसका मतलब है कि आपसे सवाल ये पूछा गया है कि अगर 44 ग्राम CO2 लिया गया है, तो इसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे। 44 ग्राम अगर CO2 लिया गया है, तो इसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या कर देना है, कैसे फाइंड आउट करना है, तो जितना मास दिया गया है उसका ऊपर आप लिख दो, और एक CO2 का जो मास होता है वो आप नीचे रख दो। तो क्या कर दोगे, 44U कर सकते हो, लेकिन ये ग्राम में है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए इसको भी ग्राम में आप कन्वर्ट करोगे। और आपको पता है कि AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया था, 1.67 इंटू 10⁻24। अब यहाँ से अगर आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो कि अगर आप ठीक से देखो तो क्या चल रहा है, ये आप ग्राम एटॉमिक मास लो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लो, ये नंबर जो है सो कि फिक्स आ रहा है, फिक्स आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है सो कि ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 18 ग्राम अगर H2O में ले रहा हूँ, जो कि ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो इसमें अगर मेरे से कोई पूछे कि H2O की संख्या कितनी होगी, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है इसके नंबर कितने होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे कि अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन एक का एक होता है, तो तीन हो गया, 14 3 17 हो गया। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा। तो अगर मैं 17 ग्राम अमोनिया ले लूं, 17 ग्राम अमोनिया ले लूं और पूछूं कि इसमें अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो आप कह सकते हो कि 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान से, मैं अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें नाइट्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर 17 ग्राम आप अमोनिया ले रहे हो, तो कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मतलब NH3 कितने मिलेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 दर्जन NH3, इसका क्या मतलब हुआ,
कि 12 हाइड्रोजन नहीं, एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है तो एक दर्जन का मतलब 12 अमोनिया, तो 12 में 36 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, अभी जो है सो कि अमोनिया की बात चल रही है, NH3 की बात चल रही है। तो अगर ग्राम एटॉमिक मास लेते हो तो एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स मिलते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हो तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो अब जो है सो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि 1 मोल कार्बन 12, यानी जो कार्बन के 3 जो समस्थानिक होते हैं उसमें जो कार्बन 12 होता है ये वाला, 1 मोल कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या क्या है। अब 1 मोल का मतलब कितना होता है, जो 6.022 इंटू 10⁻23 आता है एवोगाड्रो नंबर, उसी को तो 1 मोल कहते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो अगर हमसे पूछा गया कि 1 मोल क्या है, C612, इसकी संख्या कितनी है, तो सीधा बोल दीजिए किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 लो और उसका अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो इतना, और अब तो मैं ये कहूंगा कि 1 मोल आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो तो जो है सो कि इतना हो जाएगा। अरे बहुत बेसिक बात है, जैसे आप रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे सोचते हो ना कि एक दर्जन मतलब 12 पीसेस होते हैं, वैसे ही आप समझ सकते हो। हाँ, ये कह सकते हो कि ये नंबर बहुत बड़ा है। जैसे एक दर्जन हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में रोज यूज करते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है कि आधा दर्जन का मतलब 6 होता है, एक दर्जन का मतलब 12 होता है, 2 दर्जन का मतलब 24 होता है, 10 दर्जन का मतलब 120 होता है। तो ये फटाफट बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 मोल का मतलब 6.022 10 का पावर 23 होता है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। दरअसल ये 6022, और इस पर फिर आपको 20 जीरो बैठाने पड़ेंगे ऐसे, ये जो है सो कि 20 जीरो तक आपको बैठाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब 1 मोल जो है सो कि मैं कहूँ कि आपके बैंक अकाउंट में 1 मोल रुपए हैं, तो समझ रहे हो, आप देख सकते हो कितना ही होने वाला है। ठीक है, तो संख महासंघ जो काउंटिंग करते हो ना, यूनिट, टेंस, थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो सब खत्म हो जाने वाला है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये, एक दर्जन जैसा छोटा नंबर नहीं है कि रोजमर्रा की लाइफ में जो है सो कि हम लोग बड़े बड़े वस्तुओं के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सके। ये मॉलिकुलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे ये नंबर बड़े काम का है, और कैसे है हम सबने इसको देखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कि 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर हो गया। अब ये कह रहा है कि 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या है, ध्यान से सुनना। तो जब हाइड्रोजन गैस कहे ना, ध्यान रखना, जैसे कोई भी गैस कहे, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, तो उसको O2 ये ध्यान रखना, वो डायटोमिक होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस कह रहा है तो H2 सोचेंगे, ऑक्सीजन गैस कहेगा तो O2 सोचेंगे। ठीक है, और जब तक ये आइडेंटिफाई ना किया जाए, जब कभी जब लिखा ना जाए कि ऑक्सीजन परमाणु, तो अगर कहीं ऑक्सीजन भी लिखा हो तो आप उसको O2 ही समझोगे। अगर कहीं हाइड्रोजन सिंपल लिखा हुआ है, गैस नहीं भी लिखा हो तो H2 ही समझोगे, ध्यान रखना। तो ये अंडरस्टूड होता है, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो कहीं अगर क्लोरीन गैस लिखा है फिर तो अच्छी बात है कि वो Cl2 लिख लोगे। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कहीं एटम या मॉलिक्यूल जिक्र नहीं कर रहा है, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है तो उसको आप H2 के फॉर्म में ही लोगे। नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है तो उसको O2 के फॉर्म में ही सोचोगे, ये ध्यान रखना आप। तो कह रहा है 0.5 मोल मतलब आधा मोल हाइड्रोजन गैस, यानी H2 जो है ना, इसका जो है सो ये कितना, 0.5 मोल का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो सोचो कि इसका जो 2 ग्राम लोगे, अगर मैं 2 ग्राम ले लूं तो इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ, कैसे बनाओगे इसको, कॉपी में आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होगा पहले ये बताओ, 2 हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यानी ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। अब अगर 2 ग्राम आप ले रहे हो, इसका मतलब संख्या कितना मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 मोल के अंदर इतना मिलेगा। क्लियर है, तो ये द्रव्यमान पूछ रहा है तो 0.5 मोल, तो आप कह सकते हो कि 1 मोल, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि 1 मोल का मास अगर 2 ग्राम होने वाला है तो 0.5 का कितना होने वाला है, 2 गुने 0.5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 पचे 10, यानी 1.0 ग्राम, खत्म कहानी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाओगे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएगा, इजी होते जाएगा। तो अभी तो ये सब आप करोगे, बाकी मैं जो है सो कि कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ दूंगा, बनाओगे। ठीक है, तो 5 मोल ऑक्सीजन के परमाणुओं की कुल द्रव्यमान कितनी होगी, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके लाओगे। ठीक है, आगे जो है सो कि 0.25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के परमाणुओं की द्रव्यमान क्या होगी, ये भी जो है सो कि आप सोच के आओगे।
चलो इसको मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको फिर दूसरा दे दूंगा। ठीक है, कह रहा है 0.25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और ये कितना इसका गिवन है, तो 0.25 मोल ये दिया हुआ है, ध्यान रखना। कह रहा है इसमें कार्बन की परमाणुओं की द्रव्यमान क्या होगी। देखो इसमें पूरे CO2 का द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है, CO2 का मोल दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है सिर्फ कार्बन परमाणुओं की द्रव्यमान कितनी होगी, स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो अगर मैं 1 मोल CO2 ले लूँ, ध्यान से सुनना, 1 मोल CO2 लूंगा, तो ये 44 ग्राम जो मिलेगा ना वो CO2 होगा, ध्यान से सुनना। 1 मोल का मतलब ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो 1 मोल CO2 लोगे तो 44 ग्राम CO2 होगा, 44 ग्राम CO2 होगा, लेकिन इसमें कार्बन कितना होगा, तो आप चाहो तो निकाल सकते हो। कार्बन 1 है तो 12 होगा, तो 12 ग्राम इसमें कार्बन होगा। तो अगर 1 मोल CO2 लोगे तो 12 ग्राम उसमें कार्बन होगा, बाकी 32 ग्राम तो ऑक्सीजन है। 16 दूना 32 देख सकते हो। तो 1 मोल CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 0.25 मोल में 0.25 मोल CO2 अगर ले रहे हो तो इसमें कितना हो जाएगा, 12 ग्राम मल्टीप्लाई 0.25, ये कर सकते हो, जो भी आएगा आप यहाँ पे आंसर कर दो, कितना हो जाएगा। ये 12 × 5 बताओ बताओ, 12 × 5 60, 6 और 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। तो ये इतना ग्राम, 2 अंक छोड़ के दशमलव, कितना हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा क्या। हम्म? तो ये चीज़ है, ध्यान रखना आप। चलो तो ये 3 ग्राम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मोल H2O के द्रव्यमान क्या है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको सॉल्व करोगे खुद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.25 मोल मीथेन CH4 में द्रव्यमान क्या होंगे, 0.25 मोल मीथेन CH4 दिया हुआ है, इसके द्रव्यमान क्या होंगे ये आपको बताना है, ये खुद से आप सॉल्व करोगे। अगला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। जो वाटर है ना वो कितना दिया गया है, 45 ग्राम। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा ना कि मोल का अभी से एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। अब क्या दिया गया द्रव्यमान, देखो मैं एक बार हिंदी में लिख दे रहा हूँ एक बार इंग्लिश में, ठीक है, बाकी बात जो है सो कि मैं बार बार इंग्लिश वाला टर्म यूज़ करूँगा, ठीक ना। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, और आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो कि दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो ये मोल का फॉर्मूला है कि जब भी आपको मोल फाइंड आउट करना होगा ना तो ये यूज़ कर सकते हो, मोल्स इज इक्वल गिवन मास बाई मोलर मास। मोल्स निकालने के और भी फॉर्मूले होते हैं अलग अलग कंडीशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये जो फॉर्मूला है आपको हेल्प करेगा, और कभी भी आपको जो है सो कि अगर मास फाइंड आउट करना हो ना तो मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मोल्स निकालना है तो गिवन मास बाई मोलर मास, और अगर मास निकालना हो गिवन मास तो वो मोलर मास मल्टीप्लाई मोल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा मैं एक सवाल दे देता हूँ इस पर, ये क्वेश्चन आप बाद में कर लेना। जैसे मान लो कि मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि 108 ग्राम मेरे पास पानी है, 108 ग्राम वाटर है, और मैं इसमें कह रहा हूँ मोल की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, 108 ग्राम H2O में मोल की संख्या ज्ञात करो, तो कितना हो जाएगा बताओ, मोल की संख्या याद करो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैंने क्या बताया, जब भी मोल्स फाइंड आउट करने हो नंबर ऑफ मोल्स तो इसको n से दिखा दो। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n से दिखाएंगे, तो गिवन मास कितना दिया गया है 108 ग्राम में बताना है, और मोलर मास कितना होता है, मोलर मास का मतलब होता है, कमेंट किया आपने, क्या आपने अभी तक कमेंट कर दिया है, कमेंट करना पहले आप, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना। मोलर मास क्या होता है, पिछले क्लास में बताया था मैंने, 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का जो मास होता है, या ग्राम मोलिकुलर मास जो कह रहे हो ना, ग्राम मोलिकुलर मास जो कह रहे हो ना, वही उसका मोलर मास है। क्यों, क्योंकि उसमें उतने ही आते हैं, 1 मोल के बराबर ही तो मॉलिक्यूल आता है। तो ये जो है सो कि इसका अगर निकाला हमने तो कितना आया था 18, तो 108 ग्राम है, और इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगा और प्रति मोल ऊपर चला जाएगा, और 18 से आप काट सकते हो, कितना हो जाएगा बोलो।
ये 6 बार में कट जाएगा क्या, तो कितना आ जाएगा 6 मोल। आई बात समझ में, ठीक है। तो एन यहाँ पे निकल गया कि 6 मोल, तो 108 ग्राम अगर मैंने आपको वाटर ले लिया ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसमें 6 मोल है। ऐसे ही मैं आपको एक और दे देता हूँ, एक और मैं आपको अगर क्वेश्चन दे दूँ कि यहाँ पे 220 ग्राम, बताओ, वीडियो स्टॉप करो और सॉल्व करो पहले, कि अगर 220 ग्राम मैं आपको CO2 दे दूँ तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा, और यहाँ मैं CO2 लिख दे रहा हूँ, यानी CO2 के नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन मार्क, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। 220 ग्राम CO2 दिया हुआ है, 220 ग्राम CO2 दिया हुआ है, और वही CO2 जो है उसको मोल्स में बताना है कि इसमें कितने मोल है। गिवन मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ, कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 32, 32 बड़ा कितना होगा 44, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। तो मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, तो एक मोल का मास कितना, ये ग्राम एटॉमिक ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर, तो 44 ग्राम लगा सकते हो। तो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, CO2 का मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन मास कितना है 220 बटा मोलर मास कितना है, ये काटो कितना आ जाएगा 5। हाँ ये ध्यान रखना कि गिवन मास अगर ग्राम में है तो ये ग्राम पर मोल में, क्योंकि मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है, तो गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। ये नहीं कि वो केजी में दिया हुआ है और सीधे केजी में पुट किया और बटा मोलर मास रख दिया और फिर वो कर लिया, नहीं, जो गिवन मास है वो ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि जो मोलर मास होता है वो ग्राम पर मोल में होता है, तभी वो ग्राम से ग्राम कटेगा और मोल के टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको और भी ऐसे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालना है इसमें। 45 ग्राम वाटर्स, 45 ग्राम आपको पानी दिया गया है, तो बता देना है। तो गिवन मास 45 ग्राम है तो ऊपर रख लेना, और वाटर का जो मोलर मास अभी पता ही 18, पुट करके फाइंड आउट कर लोगे आप। कह रहे हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 2, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, और सॉल्व करके आंसर कमेंट करोगे आप, ठीक ना। ये सब अगले क्लास के लिए छोड़ दे रहा हूँ। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको देता हूँ ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारा गलती करोगे तो टाइम भी लगेगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि CO2 मैंने ऐसे लिखा, तो मैं आपसे पूछूं कि इसको देखे क्या लग रहा है, इसमें कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, 3 है, ध्यान रखिएगा, एक कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के, तो इसमें 3 एटम्स हैं। हाँ कई सारे बच्चे को लगता है, देखो मैं आइडेंटिफाई थोड़ी करके बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एटम्स कितने हैं, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि कार्बन के एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, मैं तो ये नहीं पूछ रहा, मैं तो यहाँ ये पूछ रहा हूँ कि एटम्स कितने हैं। तो भाई एक CO2 में एक कार्बन का एटम दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन का दिख रहा है, तो 3 एटम्स हैं। अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूँ C12 H22 O11, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, तो मैं आपसे पूछूं कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको कार्बन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, तब बोलोगे कि 12 एटम्स, बट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 12 एटम्स किसके, कार्बन के। आई बात समझ में, कार्बन के 12 एटम्स हैं, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 22 एटम है हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 एटम्स हैं किसके, ऑक्सीजन के। लेकिन मैं पूछूं कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं, सिंपल ऐसे पूछो, तो क्या करोगे, सबको आप ऐड करके बोलोगे, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 45 आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना कि अगर मैं ऐसे पूछूं तो टोटल्स कितने हैं, 45 एटम्स हैं, तो यहाँ क्लियर नहीं किया जा रहा है कि 45 में कौन कितना है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 45 है। तो ऐसे ही मैं बोल दूं कि आपको अगर 2 मॉलिक्यूल में कर दूं, मतलब इसका 2 कर दूं, तो इसका 2 गुना एटम हो जाएगा, अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बोल दूं कि 1 मोल है मेरे पास, ध्यान से सुनना, ऐसे 1 मोल मेरे पास CO2 है, तो 1 मोल CO2 का मतलब कितना है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 होगा। इतनी संख्या में CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर 1 मोल CO2 कह रहा हूं तो इतना पहले CO2 होगा। अब मैं कह रहा हूं कि 1 मोल CO2 में एटम्स कितने होंगे, तो भाई 1 मोल का मतलब इतना CO2, और एक CO2 में 3 एटम, तो एटम कितने हो जाएंगे, इसका 3, यानी 3 Na एटम्स हो जाएंगे, अगर एटम्स की बात करूं तो।
तो ये बात ध्यान रखना कि एटम्स फाइंड करते वक्त और मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते वक्त या किसी पर्टिकुलर एटम को आइडेंटिफाई करके पूछा जाए कि इतने इसमें कितने एटम होंगे या इस टाइप का एटम इसमें कितना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखना, आराम से देखना और सॉल्व करना, हड़बड़ा के नहीं। यहाँ कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल लिया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल लिया गया, तो बड़ा आसान है कहना कि 2Na यानी 2 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर के बराबर CO2 होगा। लेकिन एटम्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है, तो आप कर लेना। मुझे लगता है कई लोगों ने तो आंसर भी निकाल भी लिया होगा। सर आप टाइम पास कर रहे हो, रहने दो, हम लोगों ने आंसर कर लिया। तो आप आंसर करना, ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में, और फिर आप सबके रिप्लाई भी दूंगा। और उसके बाद जो है सो कि जिनको जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, नंबर आप लिख देना ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं अगले वाले वीडियो में, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर लाइव क्लास आप क्यों नहीं ले रहे हो, तो लाइव क्लास नहीं लेने का रीज़न क्या है कि जो इंटरनेट भैया है ना, जो भारत संचार निगम लिमिटेड, पता नहीं वो क्या, BSNL है ना, तो बहुत अच्छे से काम करता है वो, तो जानते ही हैं आप लोग। तो ये ऐसा है कि वो सही से काम कर रहा है इंटरनेट, इसके वजह से क्लास वो सही से प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। और उसके बाद है कि एक हमारा जो सड़क है ना, जिस सड़क में हम लोग हैं, तो इस सड़क का मैंने नाम रखा है मुस्मात रोड। समझते हैं आप? तो ऐसे होता है ना कि किसी औरत का हस्बैंड नहीं रहता है ना, तो उसकी स्थिति कैसी हो सकती है, आप इमेजिन कर सकते हो। तो इस सड़क का जिसमें हम लोग रहते हैं, इसका कोई माई बाप नहीं है। इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बिजली कब आती है कब नहीं आती है। तो आप भी कह रहे होंगे सर आप लोग उधर ही क्यों हो, लेकिन उस रास्ते से निकल जाइए आप। तो खैर कोई बात नहीं, बिजली गई है तो बिजली आएगी भी, है कि नहीं। तो खैर जो भी है चल रहा है। तो बस यही कारण है 2-3 की आदमी जो है सो लाइव रहता है, बीच में इंटरनेट कट गया तो क्लास बंद हो गया। जैसे पिछले लास्ट वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चला होगा कि अचानक से वो सब कुछ, मैंने कुछ ना थैंक यू बोला ना बाय बोला, या ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि बाकी अगले क्लास में जो मैं बोलते रहता हूँ, तो ये सब कुछ भी नहीं बोला, क्लास ऑटोमेटिकली कट का हो गया होगा, एक टॉपिक पे ख़त्म हो गया होगा। तो उसका रीज़न यही था कि जैसे कि वो इंटरनेट ऑटोमेटिकली कट कर गया बीच में, लिंक भाग गया, फिर उसके बाद बंद हो गया। तो ये रीज़न है बेसिक सा, और कोई बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस बात को लेके सीरियस मत रहना, मैं आपको एक एक करके हर टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा, बस आप ईमानदारी से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। हाँ, आराम से आप हो जाए सो कि नोट्स जरूर बनाना आप, और जो दिक्कत हो कमेंट करके जरूर लिखना ताकि मैं उसको नोट्स बनाऊँ अपना, और फिर आपको उस क्वेश्चन के अनुसार आंसर भी यहाँ पे करते जाऊँ। अगला क्वेश्चन है, इफ 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH का 5 मोल है, ध्यान से सुनना, आप हिंदी में समझा दे रहा हूँ, सबको बनाना है क्वेश्चन। इफ 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का अगर 5 मोल आप ले रहे हो, आर डिजोल्व, मतलब इसको अगर घुलाते हो किधर, इन वाटर, अगर पानी में 5 मोल NaOH का घुला देते हो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। यहाँ पे चलो एक बर्तन ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने ले लिया पानी, और इसके अंदर किसको घुलाया जा रहा है, NaOH। और वैसे आपको क्लास 10th में पता होगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और जब ये जाएगा टूटेगा तो इसमें एक टूटेगा तो एक Na+ मिलेगा और एक OH- मिलेगा। सुना ही होगा आपने कि जो भस्म होते हैं, जो क्षार होते हैं, अल्कली जो होते हैं, वो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं। तो एक NaOH जाएगा तो एक Na+ आयन मिलेगा और एक OH- मिलेगा। तो एक NaOH जाएगा तो 2 मिलेगा यहाँ पे। तो कह रहा है 5 मोल हमने डाला है, 5 मोल क्या डाला है, ध्यान से सुनना, अगर हमने 5 मोल NaOH डाला है तो कितने आपको क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस। ये नहीं कह रहा कैटायंस या एनायंस, यहाँ भी अगर क्लियर करता है कि कैटायंस पूछ रहा है या एनायन पूछ रहा है, मतलब धनायन या ऋणायन स्पेशली पूछ रहा है, तो उसके आंसर अलग होते हैं। लेकिन आयंस पूछ रहा है तो आयंस ये भी है, आयंस ये भी है, ध्यान रखना आप। तो दोनों इंक्लूड होगा, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों को ऐड करके बोलेंगे। तो 5 मोल अगर ये है तो 5 मोल का मतलब तो 5 मोल है ही, लेकिन अगर एक टूट रहा है तो 2 बन रहा है, तो 5 मोल टूटेगा तो कितना मिलेगा, आराम से कह सकते हो कि 10 मोल आयन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 10 मोल आयन मिलेंगे। अब कोई अगर संख्या में पूछ रहा है तो 1 मोल का मतलब Na होता है, तो कितना हो जाएगा, 10 × Na, इतना आयन हो जाएगा। और कोई कह रहा है कि अब कैलकुलेट करके बताओ, तो बता दो, 10 × कितना 6.022, इसका वैल्यू पुट कर दो, इंटू 10⁻23 और आयन लिख दो, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24, इतना संख्या में आपको आयंस मिल जाएंगे। ये आंसर हो गया, क्लियर। तो एग्जैक्टली मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ इसी पे, कि अगर मान लो मेरे पास जो है सो कि यहाँ पे ये रहा
Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4, और अगर मैं इसके 0.8 मोल लेता हूँ, कितना 0.8 मोल अगर मैं Na2SO4 डिजॉल्व करता हूँ, यहाँ वाटर है, पानी है, और पानी में मैं घुलाता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे ये आपको बताने हैं। सर एक टूटेगा तो कितना बनेगा ये बता दो बस। हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। तो Na+ आपको 2 मिलेगा, और सल्फेट जो है सो कि ये ऐसे मिलेंगे, SO4 का 2- तो एक सल्फेट आयन मिलेगा, 2 सोडियम आयन मिलेगा, मतलब एक टूटेगा तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें डाल देता हूँ, मतलब टोटल धनायन की संख्या बतानी है, और यही बताना है टोटल नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, ये मत कह देना सर एक का 2, एक का 1, एक का टोटल मिला के 3 आंसर हो गया। अरे भाई ध्यान दो, मैंने क्या बोला, 0.8 मोल इसको लिया है मैंने, तो आप इसको बनाओगे। चलो, डिटरमाइन द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यार सल्फ्यूरिक एसिड का जो 3 मोल होगा ना, उसका मास बताना है। तो 1 मोल का कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे इन सब में आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कि मैंने अभी बताया था गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मोलर मास, ये बताया था मैंने। तो ये आप इन सब में आप क्या फाइंड आउट करके लाओगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब होमवर्क में है। 10 ग्राम ऑफ H2, मतलब अगर 10 ग्राम H2 ले रहा है, इसका मोलर मास कितना होगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। 10 ग्राम अगर H लिखा हुआ है, सिर्फ H लिखा हुआ है, तो H लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ये एटम समझ लेना, मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन एटम लिया गया, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ये सब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इन सब में आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। 54 ग्राम एल्युमिनियम का है तो उसमें मोल्स बताओ, 69 ग्राम सोडियम का है तो उसमें मोल्स बताओ, 44 मिलीग्राम है, यहाँ पे ध्यान देना, N2O है तो इसमें मोल्स बताने हैं। तो इन सब में आपको नंबर ऑफ, ये सब क्वेश्चन का मैं डेटा आपको दे रहा हूँ आज होमवर्क में, और ये सारे क्वेश्चंस अगले क्लास तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ये हो गए, और इसके पहले भी मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो ऑलमोस्ट जैसे कि 15, 16 या 20 के आसपास हो गए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करने हैं, सॉल्व करने हैं, और कमेंट करने हैं कि सर इस क्वेश्चन के इस नंबर का ये मेरा आंसर आया है। ठीक है, और अगले क्लास में जब मैं बनाऊं, सॉल्व करूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ आपसे क्या नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, हाँ ये मैं जरूर कर दूंगा कि इन सबको मैं सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से मिला सको अगले क्लास में। दूसरी बात यह है कि अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी बगल में लिखा रहे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो है सो कि आप सही बना रहे हो। ठीक है, तो इतना आप कर लेना। अब मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ, और इस इक्वेशन का यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, और कैसे इसको यूज करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कहाँ से आया इस पर कोई चर्चा भी नहीं होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा क्या टर्म है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पे हम लोग अभी ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो नाम है, हेडिंग लगा सकते हैं आप, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग कहने वाले हैं आदर्श गैस समीकरण। इसी को जो है सो कि हम लोग हिंदी में कहते हैं आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये कौन सा इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ये, और बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। मैं आपसे कहूँगा अभी के अभी इसको याद कर लीजिए, और आप कम से कम 10 बार बोलिए PV बराबर nRT, PV इज इक्वल nRT, PV इज इक्वल nRT, PV इज इक्वल nRT, PV इज इक्वल टू nRT। 10 बार बोलिए, 4 बार तो मैंने बोल दिए। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ऐसे बोलो कि आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे बोल बोल के आप इसको दिमाग में बैठाओ। अब इसमें कौन सा क्या चीज है वो पहले लिखना जरूरी है। तो P क्या है, ये आपका है दाब, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर, प्रेशर, ये ध्यान रखना। यहाँ पर V क्या है, तो V आपका है आयतन यानी कि वॉल्यूम,
V को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। कौन सा क्या चीज है ये बहुत जरूरी है याद रखना। N को क्या बोलेंगे? N को बोलेंगे मोल की संख्या, मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? R यहाँ पे एक गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है। चर्चा करेंगे इसकी भी, क्या वैल्यू है, क्या यूज करेंगे। गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, हाँ कहाँ से आया, कितना वैल्यू है, ये सब डेटा भी कुछ चर्चा नहीं करेंगे, इन सब पे कोई बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो तो अभी जो है सो कि आगे P हो गया, V हो गया, N R हो गया। अब T की बात करते हैं, T की बात करते हैं। तो T क्या होता है? ये ताप है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ताप को दर्शाता है T। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन जो PV बराबर nRT होता है, हो गया मेरा 10 बार, आप अपना देख लेना। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है PV बराबर nRT, इसमें P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। बेसिकली ये गैस के लिए है, ये देख लो गैस के लिए समीकरण है ये। इस इक्वेशन को आप लिक्विड पे नहीं लगाओगे, इस इक्वेशन को आप सॉलिड पे नहीं लगाओगे, ये गैस के लिए लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना कम से कम। T जो है टेम्परेचर है, ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन, और इसमें किसको क्या बोलेंगे, कौन मतलब P कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, V कौन सा भौतिक राशि है, N कौन सा है, R क्या है, T क्या है, इसमें किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन करना, अच्छे से करना, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब एक एक करके जो है सो कि जिस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं, उस तरीके से जैसे कि मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। और वो क्या समझाने वाला हूँ जरा आप ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग ताप यानी टेम्परेचर को लेते हैं, जिसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटल T इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी किसी वस्तु का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं ना, तो 2-3 स्केल बड़ा फेमस है, सेल्सियस स्केल, कोऑर्डिनेट स्केल, केल्विन स्केल। परंतु राइट नाउ यानी इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे, और खासकर केमिस्ट्री में, वो हम लोग यूज़ करेंगे सेल्सियस को और केल्विन को। तो इसका रिलेशन हमको पता होना चाहिए, इंटरचेंज करने आना चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे आपको लेंथ के फॉर्म में बहुत अच्छे से आता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो वैसे ही केल्विन और सेल्सियस में जो रिलेशन है, कि जो केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होता है, केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होता है, वो आपका सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर होगा, उसमें क्या कर दो आप, उसमें आप क्या कर दो, 273 ऐड कर दो। यानी ऐसे लिख सकते हो 273 प्लस ये जो सेल्सियस स्केल पे रीडिंग होगा, उसको जो यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे तो 273.15 केल्विन होता है, 273 पॉइंट, यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए वो 273.15, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर मार देते हैं, इसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि डेटा कैलकुलेट करने होते हैं तो डेसिमल में जितना ही डिजिट लोगे फिर उसका उतना ही कैलकुलेशन टफ हो जाता है। तो 273 हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, जैसे एग्जाम्पल एक कर लेते हैं हम लोग इस पे। एग्जाम्पल ये कर लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने आपको दिया 25 डिग्री सेल्सियस, और मैं कह रहा हूँ कि कोई वस्तु का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, बताओ कि केल्विन स्केल पे इसका तापमान क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे होता है ना, क्या मैंने आपको लंबाई दे दिया सेंटीमीटर में, बोला मीटर में कितना होगा, मैंने बोला 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, मैंने बोला कि 10 मीटर पर सेकंड से वस्तु चल रही है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो सिंपल सा ये कन्वर्टेशन आपको पता होना चाहिए कि एक से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस दिया और बोला कि इसको केल्विन स्केल पे बताओ कितना होगा, तो क्या करना है, केल्विन स्केल पे कितना टेम्परेचर होगा, तो उसमें सेल्सियस वाला स्केल पे जो रीडिंग है उसमें 273 ऐड कर दो। यानी आप यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। तो एज ए नंबर तो अलग अलग दिख रहे हैं सेल्सियस और केल्विन पे, लेकिन वस्तु का टेम्परेचर सेम है, वस्तु का टेम्परेचर सेम है, ये ध्यान रखना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप दुकान पे गए, बोले भैया 1 मीटर कपड़ा देना, और कोई दूसरा आदमी तुरंत पीछे से पहुंचा बोला नहीं नहीं 100 सेंटीमीटर सही है,
तो दुकानदार बोलेगा अरे यार 1 मीटर हुई है बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, बात तो बराबर है। ऐसा थोड़ी है कि आप 1 मीटर बोलोगे तो जितना दे रहा 100 सेंटीमीटर जाकर बोलोगे तो ज़्यादा दे देगा, नहीं, वो सेम ही होते हैं। तो वैसे ही ध्यान रखना कि यहाँ पे ये सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर है और ये केल्विन स्केल पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये कैसे चेंज करेंगे एक से दूसरे में, ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों को सीखना क्या है, इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, लेकिन इक्वेशन पी वी बराबर एनआरटी को यूज करने के लिए उसमें कौन सा क्या चीज़ है वो समझना पड़ेगा, तो मैंने पहले लिख दिया। अब उसमें जो चीज़ें आएंगी, टेम्परेचर आएगा तो कभी केल्विन में रहेगा कभी सेल्सियस में रहेगा, तो इनका इंटरचेंज पता होना चाहिए कि एक को दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया। अगला जो टर्म है वो हमारा क्या है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, वी से कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसका इंटरचेंज भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा यूनिट में पता होना चाहिए और लीटर, इन दोनों में बहुत अच्छे आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1000 लीटर, याद रखना क्या होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर क्या बोल सकते हो आप 1000 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 लीटर बराबर 1000 सीसी भी लिखा जाता है ऐसे, या 1 लीटर इज इक्वल 1000 ml भी इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, हो गया। तो अब आते हैं हम लोग जैसे कि प्रेशर के ऊपर, अब हम लोग जैसे कि आते हैं प्रेशर के ऊपर, दाब, प्रेशर, जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ पे पी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसके कन्वर्टेशन में हमको क्या पता होना चाहिए, तो इसके कौन कौन से यूनिट यूज होते हैं, तो इसके यूनिट जो यूज होते हैं बड़ा फेमस है, एटीएम फेमस है, बार जैसे कि स्टैंडर्ड लिया जाता है, पास्कल इसका ऐसा यूनिट है प्रेशर का। तो इन सब के बीच में हमको अच्छे से रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 ATM इज इक्वल, और खासकर अगर केमिस्ट्री की बात करो तो मरकरी के हाइट में भी, हाइट के फॉर्म में भी मेजर किए जाते हैं। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि जो 1 ATM जो प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच होता है, ठीक है, 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच होता है, ये ध्यान रखना। मतलब मरकरी का जो 76 सेंटीमीटर, या इसी को आप ऐसे कर सकते हो 760 mm में लिख सकते हो हाइट ऑफ एच, मतलब मरकरी का इतना अगर हाइट कर दो 760 मिलीमीटर की अगर हाइट कर दो, तो वो जितना प्रेशर लगाएगा ना उतना प्रेशर होता है 1 ATM। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है। जैसे यहाँ पे आप एक ट्यूब ले लो, एक नली ले लो, और इसके अंदर आप मरकरी भर दो, क्या भरो आप मरकरी भर दो, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर जो है सो कि मरकरी की हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ जो नीचे वाला यहाँ बॉटम पार्ट होगा ना, नीचे वाला जो यहाँ पे लेयर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा वही प्रेशर क्या होता है 1 ATM का होता है, ठीक है। ये सब आगे चल के बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। इसी को किसी दूसरे लिक्विड के अगर हाइट के टर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हो आप, या इसका क्या मीनिंग है, जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको सब आसान हो जाएगा, सब आपको ये लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यही समझना फिलहाल कि अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो, या एक वायुमंडलीय दाब कहते हो, तो ये कितना प्रेशर होता है। तो जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि मान लो कि आपको मैंने एक बेड पे सुला दिया और आपके जो शरीर पे है मैं गद्दा डालते जाऊँ, ठीक है, एक डाले, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे गद्दा डालते डालते जैसे कि मैंने एक इमारत खड़ी कर दी 10 माले की, इतना प्रेशर लग रहा है, और उतना प्रेशर मैं कहूँ कि अब इस प्रेशर को हम 1 ATM कहेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो ऐसा आप सोच सकते हो कुछ कि एक ट्यूब लिया हमने, इसमें मरकरी को भरना शुरू किया, मरकरी जो मेटल है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर मेरे हिसाब से 80 भी होना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर 201 भी होता है शायद। तो अगर आप मरकरी को यहाँ पे ले रहे हो और इसका 76 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो इतना हाइट यहाँ के बॉटम लेवल पे जो प्रेशर क्रिएट करेगा, जो दाब उत्पन्न करेगा, उतना प्रेशर को हम 1 ATM प्रेशर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच का जो प्रेशर होता है उसी को 1 ATM प्रेशर कहते हैं, या इसी को 760 mm ऑफ एच कहह सकते हो, क्योंकि 76 सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हाइट वही है, बस मिलीमीटर में कन्वर्ट किया गया, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है ना, मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पे एक नया आता है, टॉर आता है, तो हम इसको 760 टॉर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो 1 atm प्रेशर कितना होता है, 760 टॉर के बराबर आप कह सकते हो। अगर पास्कल के टर्म में बोलो या बार के टर्म में बोलो तो आप ऐसे बोलोगे कि 1.0135 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा बोलते हैं हम लोग। और अगर आप बार के टर्म में बोलते हो तो 1.0135 इतना बार होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सो कि पास्कल के टर्म में कितना होगा, बार के टर्म में कितना होगा, टॉर के टर्म में कितना होगा, मरकरी का अगर हाइट के लेंथ के टर्म में इंट्रोड्यूस करो तो वो कितना होगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आप देख सकते हो कि पास्कल और बार को अगर आप कनेक्ट कर दो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो 1 बार होगा, जो 1 बार होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, अगर देखो तो 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। 1 बार जो होगा वो 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो बार और पास्कल को भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो प्रेशर के जो यूनिट होते हैं, जो दाब के, यानी कोई गैस कहीं भी अगर प्रेशर उत्पन्न कर रहा है, कहीं दाब लगा रहा है, तो अलग अलग यूनिट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन सबको एक दूसरे के साथ कैसे आप रिलेट कर सकते हो, कैसे इंटरचेंज कर सकते हो, ये हमको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा खेल खेलने आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करिए, यहाँ पे आप माफ़ करना 1.01325 1.01325। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पे प्रेशर का, वॉल्यूम का और जो टेम्परेचर का जो मैंने इंटरचेंज करने के लिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो बताया, इसको अच्छे से आप याद कर लो कि किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं, किस तरीके से बदलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो जाए तो फिर मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि पीवी बराबर एनआरटी इस्तेमाल कैसे करने हैं और इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, यूनिट कब कैसे दिया रहेगा तो कैसे सोचना है, कैसे लेने हैं, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इतना आप कर लो पहले, ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।